Hi guys, today we are going to study the second chapter of the history, the nationalism in India. The nationalism in India means the movement that was started by the Mahatma Gandhi. Actually, two movements of the Mahatma Gandhi, non-cooperation movement and the civil disobedience movement, is in the syllabus of class 10th. So before starting these two movements, we will look the events that happen before this movement and after this movement. So first event was the Khilafat movement and World War First. First World War and the Khilafat non-cooperation movement. So First World War is a First World War, Khilafat and non-cooperation movement. So as you know that the First World War has been started in the year of 1948 and 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वार, काजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्लियर यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार का जो है किडनैपिंग हो जाती है. इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप में शुरू होता है. लेकिन उसका जो प्रभाव था, द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज आल्सो इज इन इंडिया. इंडिया के ऊपर भी उसका द प्राइसेस ऑफ द फूड, उसका इफेक्ट पड़ा. क्या क्या इफेक्ट था? द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स हैज बीन इंक्रीज रैपिडली, एपेडमिक, और ये जो है तमाम तरह के उसके फर्स्ट वर्ल्ड वार के इफेक्ट हमारे देश पे पड़े जो है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था. और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो खिलाफत मूवमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट में एक्चुअली हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की का जो सुल्तान था, टर्की का सुल्तान था खलीफा, ही वाज अ मुस्लिम. तो एंड ही वाज द आल्सो रिलीजियस पर्सन्स ऑफ द ऑल मुस्लिम कंट्री. पूरे मुस्लिम देशों का जो है वो धर्मगुरु था. और ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटेन. इंग्लैंड या ब्रिटेन के द्वारा वो अरेस्ट कर लिया गया था. तो पूरे मुस्लिम कंट्री, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब ने उसका विरोध किया. और उसकी वो इवेंट जो है वो हमारे देश में भी देखने को मिली, इंडिया में देखने को मिली. इन द ईयर ऑफ 1919 इन बॉम्बे, मुंबई में क्या हुआ? खिलाफत कमेटी बनाई गई. और इस खिलाफत कमेटी में जो है दो शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने मिलकर के खिलाफत कमेटी बनाई. और इस कमेटी में द महात्मा गांधी आल्सो ज्वाइन दिस कमेटी. महात्मा गांधी भी इस खिलाफत कमेटी को ज्वाइन कर लिए. और ज्वाइन करने के बाद ये मास मोबिलाइजेशन, ये बहुत तगड़ा मूवमेंट हो गया. और इस मूवमेंट में ये हुआ कि जो टर्की के खलीफा को अरेस्ट किया गया है इंग्लैंड में, उसको छोड़ दिया जाए. तो जब अंग्रेजों ने ये देखा, व्हेन ही सॉ दैट द मूवमेंट वाज इंक्रीजिंग इन द इंडिया रैपिडली, बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है. तो जब बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है तो इसको क्या किया अंग्रेजों ने? इसको टर्की के खलीफा को छोड़ दिया और ये खिलाफत मूवमेंट अपने आप ही ख़त्म हो गया. लेकिन उसी समय शौकत अली और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ कि अब जो भी लड़ाइयाँ होंगी, जो भी मूवमेंट्स होंगे, उस मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में, मुस्लिम हिंदुओं के साथ रहेंगे और हिंदू जो है वो मुस्लिम के साथ में रहेंगे. तो ऐसे में हम लोग लौटते हैं यहाँ द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, व्हाट वाज द सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह वाज, कुछ लोग इसको कहते हैं कि सत्याग्रह वाज ए मूवमेंट, और कुछ लोग इसको कहते हैं सत्याग्रह वाज ए वेपन. तो दोनों ही चीज़ें हैं. सत्याग्रह वाज ए वेपन आल्सो, सत्याग्रह वाज ए मूवमेंट आल्सो. बट व्हाट इज द इस इन सत्याग्रह? क्या सत्याग्रह में था? सत्याग्रह में था कि दो गोल होता है. गोल, ये गोल है, ये गोल है. गोल जो है इसको हॉली होना चाहिए. और ये जो वे होता है, अचीविंग ऑफ द गोल, ये हॉली होना चाहिए. जो पाना है, दो रास्ते होते हैं, एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है. अकॉर्डिंग टू सत्याग्रह, पीपल विल बी अचीव द गोल. ये गोल क्या था हमारा? फ्रीडम.
हमारा गोल क्या था? फ्रीडम। इस फ्रीडम को अचीव करने के लिए दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था झगड़ा लड़ाई मारपीट मूवमेंट, और दूसरा तरीका था सत्याग्रह करके। मतलब कुछ भी कहोगे, कुछ भी कहोगे, सत्याग्रही हमेशा, दे नेवर टेल अ लाई इन एनी पोजीशन, दे नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी वॉलेंटिक होगा। सत्याग्रही का ये गुण होता था। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द जनवरी 1950 फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से जब उन्हें इंडिया में कदम रखा इन द ईयर ऑफ 1915 में जब वो ईयर में कदम रखे, तो व्हाट हैव ही ऑब्जर्व इन इंडिया, व्हाट हैव ही सीन इन इंडिया, ही हैव सीन द पॉवर्टी इन इंडिया एंड मच मोर एक्सप्लॉटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सप्लॉटेशन देखा, अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉटेशन देखा। अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉटेशन देखने के बाद वो साबरमती वर्धा में, गुजरात साबरमती में जो है, वो उन्होंने अपना आश्रम बनाया और आश्रम में बैठ करके ये विचार ही कर रहे थे कि हाउ वी गेट रीड ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह से हम लोगों को इससे छुटकारा मिलेगी, उसी पे विचार ही कर रहे थे। तब तक की एक इवेंट्स होती है और वो इवेंट जो है वो बहुत पॉपुलर इवेंट है। दैट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ द सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग इंडिया में था इन द ईयर ऑफ 1916, चंपारण। नाउ दिस ईयर हैज बीन चेंज्ड, अभी ये ईयर चेंज कर दिया गया सीबीएसई में, एनसीईआरटी ने क्या चेंज कर दिया, अब इसको क्या कर दिया, 1917 कर दिया। ठीक, तो अब इसको हम आप भूल जाएंगे। पहले की एनसीईआरटी देखेंगे तो पहले की एनसीईआरटी में ये 1916 मिलता है, लेकिन अभी की एनसीईआरटी में ये है 1917। और ये कहाँ है? चंपारण, बिहार में चंपारण में। ये एक मूवमेंट होता है जिसमें इंडिगो प्लांटर्स को जो है वो एडवांस देकर, ब्रिटिशर्स एडवांस दे करके इंडिगो की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, जिससे वो जो है इंडिगो को सस्ते दामों पे खरीद लेते थे और उनको बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, जीविका नहीं चल पाती थी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति ऐसी आ जाती थी कि दे विल बी सेंड देयर लैंड टू द ब्रिटिशर्स, वो अपने ज़मीनों को अंग्रेज़ों को बेच देंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके कहने पे इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने खेतों में क्या करेंगे, हम अपने खेतों में क्रॉप्स, फसलें जो है वो आएंगे और वो फसलें बुआएंगे जो खाने वाली फसलें हैं। इंडिगो कोई खाता नहीं, इंडिगो वाली नील होती है। तो वहाँ पे गांधी जी पहुँच गए 1917 में एंड ये स्टार्टेड ए सत्याग्रह। ठीक है, पीसफुल सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो जब गांधी जी वहाँ पहुँच गए, अंग्रेजों ने ये देखा कि मास, गांधी जी की विशेषता थी वो मास में ज़्यादा संख्या में लोगों के साथ पहुँचते थे। तो जब उन्होंने देखा कि गांधी जी पहुँचे तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और किसानों को ये छूट दे दी, पीजेंट्स को ये छूट दे दी कि दे कैन ग्रो एनी क्रॉप इन देयर फील्ड्स। तो इस तरह से दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। नाउ इन द ईयर ऑफ 1917 नेक्स्ट सत्याग्रह वाज आल्सो इन खेड़ा। खेड़ा मीन्स गुजरात। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। खेड़ा गुजरात में है। ठीक है, तो खेड़ा गुजरात में है और गुजरात में खेड़ा है। तो खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा में जो टैक्सेस लेते थे ब्रिटिशर्स, जो टैक्सेस लेते थे फार्मर से, पीजेंट्स से जो टैक्सेस लेते थे, दे हैव इंक्रीज द टैक्सेस, वो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिए थे और पीजेंट्स जो है वो परेशान थे। दे आर अनेबल टू पे द टैक्सेस, दे आर अनेबल टू पे द टैक्सेस, दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट। उन्होंने भी मूवमेंट छेड़ा और वहाँ भी गांधी 1917 में पहुँच गए और गांधी जी वहाँ पहुँचे तो दे आल्सो रिड्यूस द टैक्सेस दैट दे हैव बीन इम्पोज्ड। ब्रिटिशर्स ने जो टैक्सेस इम्पोज किए थे उसको क्या कर दिया? रिड्यूस्ड कर दिया। तो दिस वाज द सेकंड विक्ट्री ऑफ द महात्मा गांधी इन इंडिया। नाउ इन द 1918 गांधी जी स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट। ये भी सत्याग्रह से जीत गए, ये भी जीत गए, और ये कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स था ये भी गुजरात में।
कॉटन मिल के वर्कर्स, ये भी क्या था कि कॉटन मिल वर्कर्स के वर्किंग आवर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, वेजेस कम थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, बोनस नहीं था। तो इसके अगेंस्ट में ये कॉटन मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की और यहाँ भी महात्मा गांधी पहुँचे और पहुँच करके अंग्रेज़ों से ये तो जो मिल ओनर था, ये मिल ओनर तो इंडियन ही था, तो वहाँ उससे कह करके इन्होंने जो है वर्किंग आवर्स को कम कराया, वेजेस को बढ़वाया और जो फैसिलिटी जो डिमांड चाहते थे वो बोनस को बढ़वाया। इस तरह से दिस वाज द थर्ड विक्ट्री ऑफ द महात्मा गांधी। नाउ गांधी जी के जो सत्याग्रह थे, ये तीनों सत्याग्रह फुल सक्सेस सत्याग्रह थे, तीनों सत्याग्रह। अब ही वॉज थिंकिंग अबाउट ए नेशन वाइज मूवमेंट, एक नेशन वाइड मूवमेंट की बात करना चाहते थे। और वो नेशन वाइड मूवमेंट में ऐसा है, वो तो देखिए स्पेसिफिक प्लेस पे था, चंपारण बिहार में था, खेड़ा गुजरात में था, अहमदाबाद में था, ये गुजरात में ये भी था। अब वो एक ऐसा चाहते थे कि पूरे देश में हो, तो इसके लिए उन्होंने उस एक मूवमेंट का नाम चुना और जिसका नाम है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही आपके मेन सिलेबस है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया। नहीं, अभी गांधी जी विचार ही कर रहे थे कि अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, मतलब कि ही वाज ए गेट सक्सेस, गांधी जी गेट सक्सेस 1918 में वो गेट सक्सेस हुए और इसी अफरा तफरी के माहौल में अंग्रेजों ने एक गलती कर दी। और वो गलती क्या कर दी अंग्रेजों ने कि दे हैव पास द वेरी डेंजरस ब्लैक लॉ दैट्स नेम वाज रॉलेट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1919। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया और अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड इन द प्रिजन फॉर 2 ईयर विदाउट एनी ट्रायल। किसी भी व्यक्ति को जो है राजनीतिक व्यक्ति को 2 साल के लिए बंदी बनाया जा सकता था विदाउट एनी एविडेंस, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, संदेह के आधार पर, थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इस एक्ट को पास कर दिया गया और बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, इस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि अमृतसर में एकदम मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में इसमें विरोध हुआ और वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। मार्शल लॉ क्या होता है? सैनिक कानून। सैनिक कानून के मतलब कि बिना सैनिकों के ऑर्डर के किसी को बाहर भी नहीं निकलना है, कोई काम भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। और ठीक उसी समय जिस समय ये मार्शल लॉ लागू हुआ था और ये रॉलेट एक्ट लागू था, वो 13 अप्रैल 1919 का दिन अप्रैल 1999, इस दिन जो है बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए जलियांवाला बाग में, चूंकि इस समय वीकली मार्केट लगती थी, मंथली मार्केट लगती थी, उसमें लोग जो है इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो करके जो है ये अपने बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गुड परचेजिंग कर रहे थे। और गुड परचेजिंग करने के बाद वहाँ पे इसी मार्शल लॉ के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, जो लोकल लीडर थे सैफुद्दीन किचलू, वो सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिए थे। और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए लोग बाहर एक बाग में, बगीचा गार्डन थे, उसमें जो है बैठ करके सलाह मशविरा कर रहे थे। दे वर एडवाइजिंग विथ ईच अदर कि हाउ दे विल बी रिलीव्स देयर लीडर्स, कैसे वो उसको निकालेंगे। इतने में ही रेजिडेंट डायर, जनरल डायर वहाँ पे पहुँचता है एंड ही हैज़ ओपनड फायर, उसने जो है गोली चलाने का आदेश देता है और 3 राउंड गोलियां चलाता है। जितने भी लोग, निर्दोष लोग, निहत्थे लोग जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे, वो सब के सब मारे गए। ये एक ऐसी इवेंट थी जो अंग्रेजों के मुंह पे कालिख लगा दी। पूरी दुनिया में अंग्रेजों की इस घटना के बाद निंदा होने लगी। जलिया, इसको नाम से जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में। तो ये रॉलेट एक्ट हुआ और ये जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद कि ये हुआ कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका नॉन कोऑपरेशन नाम क्यों रखें? इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन नाम इसका इसलिए रखा गया कि गांधी जी हैव सीन दैट द ब्रिटिशर्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग बाय द इंडियंस के द्वारा वो सपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
फ्रॉम टुडे वी विल नॉट सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स, हम लोग अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले तो कांग्रेस की कार्यकारिणी में इस पर बहुत जो है बहस हुई कि चलाया जाए कि ना चलाया जाए, क्या नाम रखा जाए कि ना रखा जाए, लीडरशिप किसकी हो, प्लेसेस कहाँ से हो। तो लास्ट में इन द सितंबर 1920 नागपुर सेशन में ये फाइनल हो गया कि ये मूवमेंट चलाया जाएगा। तो ये 1920 में ये मूवमेंट चलाया गया, इसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रोग्राम इसकी ये बनाए गए कि टीचर विल लीव द स्कूल, टीचर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो छोड़ देंगे स्कूल, स्टूडेंट विल लीव द स्कूल्स, लॉयर विल लीव द कोर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें। फॉरेन क्लॉथ्स वर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिक्टेड, ये सारे, एंड पॉलिटिकल लीडर्स हु वर स्टैंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज काउंसिल्स दे विल नॉट बी स्टैंड देयर, ये सारी चीज़ें की गई, ये ऐसा किया जाएगा इसमें। और जैसे ये किया गया कि अंग्रेज़ों की एकदम स्थिति खराब हो गई, अंग्रेज़ों की स्थिति खराब हो गई, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस मूवमेंट हैज स्लो डाउन इन द सिटीज, धीरे धीरे ये मूवमेंट शहरों में धीमा होने लगा। व्हाट वाज द रीजन, ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है। ग्रेजुअली द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज स्लो डाउन इन द सिटीज, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन था द पीपल्स हु हैव लीव देयर जॉब, देयर वाज नो अल्टरनेटिव फ्रॉम द कांग्रेस साइड और फ्रॉम द महात्मा गांधी साइड और द गांधीयन लीडर साइड, किसी तरह से कोई नहीं था। दूसरा, द फॉरेन क्लास वर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया गया था, एंड द ऑप्शन ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स वाज खादी, उसका जो ऑप्शन था वो खादी था, एंड खादी वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती थी, मिडिल क्लास पर्सन कैन नॉट परचेज देम, उसको नहीं परचेज कर सकते थे। कुछ इन्हीं कारणों से इसको जो है ज़्यादा शहरों में नहीं फैल सका और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे। बट इन द कंट्री साइड दिस मूवमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड रैपिडली, पेस्टली यू कैन सी इन द अवध, अवध में देख सकते हैं, अवध में बाबा रामचंद्र फिजी के इंडेंचर्ड लेबर्स में थे वो, इन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और वहाँ पे जो अंग्रेज़ों के नुमाइंदे थे, वो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, इनके अगेंस्ट, और वो बेगार कराते थे, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने किसानों को जागरूक किया, मोटिवेट किया कि नहीं बेगार नहीं करना है, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देगा, कई चीज़ नहीं देना है। तो बिकॉज द टारगेट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द टारगेट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द टारगेट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द स्वराज, स्वराज इसका टारगेट था। उन्होंने कहा जो है कि स्वराज विल कम वन डे, स्वराज विल कम, गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज विल कम, स्वराज आएगा एक दिन। एंड मीनिंग ऑफ द स्वराज वाज द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग लोगों के लिए स्वराज की मीनिंग अलग अलग थी। जैसे जो टैक्स नहीं पे कर पा रहा था उसके टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, उसके लिए स्वराज वही था। जिसको भूख लगी है उसे खाना मिल जाए, उसके लिए स्वराज वही था। तो वहाँ पे बाबा रामचंद्र ने बड़ा काम करके इसकी बहुत सारी ब्रांचेज इकट्ठी कर दिया था, और लास्टली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से उन्होंने ये 1920 में जो है अवध किसान सभा ये जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन द अवध, ठीक है। तो 1920 में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नाई धोबी बंद मूवमेंट चलाया कि नाई जो है वो अंग्रेजों के बाल नहीं काटेगा और धोबी अंग्रेजों के कपड़े नहीं करेंगे, और अवध किसान सभा बना करके देखा कि 3000 गाँवों को, नियर अबाउट 3000 विलेजेस उसमें जुड़ गए, और इस तरह से ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से अवध में छा गया ये मूवमेंट। एक तरफ तो ये शहरों में धीमा पड़ गया, लेकिन गाँवों की तरफ तेजी से बढ़ा। दूसरे, ये ट्राइबल पीजेंट्स, आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है गुडेम हिल्स पे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते थे, और देयर लिवलीहुड वाज द डिपेंड ओनली ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। वो लकड़ियों से उनकी जीविका चलती थी, और उस लकड़ी से जानवरों को मारते बेचते, इस तरह उसकी जीविका चलती थी। लेकिन जो फॉरेस्ट रूल बना था, उस फॉरेस्ट रूल के अकॉर्डिंग उनको जंगलों से हटा दिया गया, और वहाँ सरकारी बिल्डिंग्स बनने लगी। दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द गुडेम हिल्स, दैट वाज देयर रियल लिवलीहुड,
जो उनका रियल लिवलीहुड था वहाँ से हटा दिया। तो वहाँ से हटा दिया तो उनका एक लीडर जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू हैज स्टार्टेड ए मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, वहाँ पे स्टार्ट किया और उससे और अंग्रेजों से भीषण संघर्ष हुआ। लास्टली अल्लूरी सीताराम राजू मारा गया और ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। इसके बाद स्वराज इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन में क्या था कि प्लांटेशन में कुछ लेबर्स थे, उनके साथ एक समझौता किया गया था, बॉन्ड पे समझौता हुआ था कि दे विल बी वर्क इनसाइड द फील्ड एंड दे विल बी गेट द सैलरीज, द वेजेस दैट वर्किंग देयर, बट दे कैन नॉट गो देयर होम, वो कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन व्हेन दे, जब उनको पैसे मिल जाते सब कुछ, दे वांट टू गो टू देयर होम्स, दे वांट टू मेट देयर फैमिलीज, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, घर जाना चाहते थे, लेकिन ये परमिशन नहीं थी उनकी। तो जैसे ही व्हेन they have heard that the non-cooperation movement has been started, they broke down the wall of the plantation, जो प्लांटेशन की वॉल बनी हुई थी उस वॉल को उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ करके अपने अपने गांव, अपने अपने शहर की तरफ, अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि स्वराज आएगा, उनकी ज़मीनें उनको वापस मिल जाएंगी, अपनी ज़मीनों पे खेती करेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, किसी को टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना। लेकिन इसको भी सरप्रेस करने में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और ख़ुद बहुत सारे भारतीय मारे भी गए। तो नाउ वी हैव सीन दैट द इंसिडेंट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक सबसे बड़ी इंसिडेंट होती है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा नामक प्लेस पे बच्चों की एक भीड़ ने ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो 22 पुलिस ऑफिसर्स वांट टू सरप्रेस देम, उसको सरप्रेस करना चाहते थे, लेकिन बच्चे संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने उनको घेर करके उसी पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और वो जल गए, 22 के 22 मर गए, ठीक है। ये चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है 5 फरवरी 1922 को। ये इवेंट आग की तरह पूरे देश में फैली, ये इवेंट आग की तरह पूरे देश में फैली। तो इसको देख करके महात्मा गांधी ने क्या किया, ही स्टॉप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्टॉप किया, कॉल्ड ऑफ, he has called off the non-cooperation movement. This was the non-cooperation movement. Now the second movement was the civil disobedience movement, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद गांधी जी का विरोध होने लगा, फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी बना ली। 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पे आता है। साइमन कमीशन ये जो अशांति थी, शांति को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आता है, लेकिन उसको भी नहीं माना जाता है। उसके बाद जो है साइमन गो बैक का स्लोगन दे करके उसका वेलकम किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन जो यहाँ पे आया हुआ था, देयर वाज नो इंडियन इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कोई इंडियन ही नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक करके उसको भगाया जाता है। फिर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है और उस लाहौर सेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उन्होंने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज, पाकिस्तान जो आज बना हुआ है वहाँ पे लाहौर है, लाहौर में रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। और इसको कैसे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने क्या डिमांड की थी, गांधी जी ने स्वराज की डिमांड की थी, बट जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। अब धीरे धीरे गांधी जी, ये माहौल शांत होता है तो गांधी जी जो है एक इरविन को लेटर लिखा उन्होंने कि इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि साल टैक्स को इंक्रीज कर दिया और ढेर सारे लोगों को बंदी बना लिया, ढेर सारे लोगों को कैद में कर लिया। तो गांधी ने इरविन को एक लेटर लिखा और लिखा कि साल टैक्स को रिमूव कर दिया जाए और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको छोड़ दिया जाए,
ही अनविलिंगली निगोशिएटेड, उसने गांधी जी के लेटर को अनविलिंगली निगोशिएट कर दिया इरविन ने। तो गांधी जी के लेटर को जब निगोशिएट कर दिया तो गांधी जी ने कहा कि अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 11 मार्च को लेटर दिया था इन्होंने, और इन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया 1930 में जो है कि विद 78 वॉलंटियर, अपने 78 वॉलंटियर से 240 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द साबरमती टू द डांडी, ही कवर्स द 10 माइल पर डे इन द 24 डेज। 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से 24 दिन में साबरमती से डांडी पहुंच करके, समुद्र के किनारे पहुंच के, ही हिमसेल्फ मेड द साल्ट, उन्होंने खुद ही नमक बनाया और नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिया। क्योंकि नमक पे जो मोनोपोली थी अंग्रेजों की, वो मोनोपोली ऐसी स्थिति हो गई थी कि ना कोई नमक बना सकता था, ना खरीद सकता था, ना बेच सकता था। तो गांधी जी ने जैसे इसको तोड़ा, पूरे देश में इसकी लहर फैल गई। ईच एंड एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी कैंडिडेट ऑफ द कंट्री हैज मेड द साल्ट। तो इस तरह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन था, उसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट। तो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो बिजनेस क्लास था, रिच फार्मर था, पुअर फार्मर था। रिच फार्मर था, पहले पार्टिसिपेंट करता है, लेकिन जब उसको लाभ नहीं मिलता वो निकलना चाहता है। पुअर फार्मर था, वो चाहता था कि उसका टैक्स जो है रिमूव हो जाए, वो भी शामिल हुआ, निकल जाता है। एक बड़ा तबका था हरिजनों का, दलित था, दलित का, वो दलितों का तबका जो है वो, उसके लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। उसको गांधी जो है पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी और उसका पूना पैक्ट हुआ। इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जा करके ख़त्म तो नहीं होता है, धीरे धीरे इसको जब आता है लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी और अंबेडकर का समझौता हो जाता है, और फिर जो है आपका ये आ जाता है सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग में, सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग में पहले जो हमारा नेशनल फ्लैग बना था, जो नेशनल फ्लैग बना था उसमें जो है बीच में होता था लोटस, लोटस पे 8 लीव्स होती थी, वो लीव्स रिप्रेजेंट करती थी 8 प्रोविंसेस को। उसके बाद 1921 में गांधी जी द्वारा डिजाइन किया हुआ फ्लैग बना, और उस फ्लैग में बीच में जो है गांधी जी का चरखा हुआ करता था। इस तरह से हमारे आइकन्स और सिंगल और एलेगोरी, भारत माता, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पिक्चर्स बनाई। इस तरह से ये पूरा चैप्टर जा करके हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स गाइस।